नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 7 ग्राम संगठन की किताबों का लेखांकन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा और ऐड को भी फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कि अध्याय नंबर 7 है और ग्राम संगठन की किताबों का लेखांकन और इसका उद्देश्य क्या है। ग्राम संगठन की किताबों की जानकारी, उसके महत्व एवं रखरखाव और जिम्मेदारियां बताना। इसका उद्देश्य है कि ग्राम संगठन की किताबों की जानकारी एवं उसका महत्व एवं रखरखाव और जिम्मेदारियों को बताना है। तो इसका एक में है कि बुक कीपिंग का महत्व, सेकंड में है बुक के प्रकार, थर्ड में है कब, कहाँ और कैसे बुक कीपिंग करना, फोर में है बुक कीपिंग की नियुक्ति, भूमिका, जिम्मेवारी, फाइव में है बुक का रखरखाव एवं संधारण। उसके बाद 6 में है ग्राम संगठन की किताबों को ऑडिट करवाना। इसका उद्देश्य यही है ग्राम संगठन की किताबों का लेखांकन का। उसके बाद है एक में है कि बुक कीपिंग का महत्व में है कि विधि, सिक्का का खेल, फैसिलिटेटर द्वारा इस खेल को बताया जाए। अनुदेश में है कि सर्वप्रथम 10 से 11 सदस्यों को गोलाकार में बैठाना, उनके बीच से एक या दो पढ़े लिखे सदस्य को बाहर किनारे लाएंगे। और दूसरा है समूह में जो लेन देन की प्रक्रिया हो रही है उससे एक कागज पर लिखना है। उसके बाद है कि समूह की सदस्य में से एक को 500 रुपये बांटने को कहेंगे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को भिन्न भिन्न राशि होगी। उनसे कुछ सदस्यों से पैसा वापस लेंगे। तो इसमें जो है कि क्या है, अनुदेश में है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे कि 10 से 11 सदस्य रहेगा, उनको गोलाकार में बैठाना है और उनके बीच में जो पढ़े लिखे एक दो सदस्य है उनको मतलब किनारे में सबसे आड़ी में करना है, मतलब सबसे शुरू में। उसके बाद है कि समूह में जो लेन देन भी प्रक्रिया हो रही है उससे में एक कागज़ में मतलब लिख लेना है। और समूह में जो सदस्य है उनको 500 रुपये बांटने को देंगे और प्रत्येक को भिन्न भिन्न राशि, जितना भी मतलब सबको सेम राशि नहीं दिया जाएगा और उसमें से कुछ सदस्य को पैसा वापस भी लेंगे। इसके बाद है कि फैसिलिटेटर को सदस्य से निम्न बातों की जानकारी लेनी चाहिए। अब प्रश्न क्या है कि एक में है कि किस सदस्य को कितनी राशि दी गई थी। अब जो सामने कितना राशि दिया गया था तो वो सदस्य को पता है, तो वो सदस्य बताएंगे कि कितना राशि दिया गया है। सेकंड में है कि सेकंड में किस सदस्य ने कितना पैसा वापस किया। तो वहाँ सामने में जो पैसा वापस किया होगा तो बहुत को होगा कि जो नहीं लिखी हैं, जिनको पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको कहीं भूल भी जा सकती है, और जो पढ़े लिखे हैं वो पेज में मतलब लिखी हुई होंगी, तो वो लिखी हुई होंगी तो उनसे वो देख के बता भी सकती हैं। उसके बाद अंत में कितनी राशि शेष रह गई थी, यानी पैसा बांटने के बाद अंत में कितनी राशि शेष रह गया था वो पूछना है। अब क्या है कि ऊपर लिखे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं पाने पर फैसिलिटेटर को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार समूह की बातों को याद रखना है और दोबारा खेल खिलाना चाहिए। फिर भी कुछ सदस्य से उत्तर नहीं मिलने पर फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए निम्न प्रश्नों को पूछना चाहिए। जैसे कि इतने सारे क्वेश्चन मतलब किया गया, उसमें भी मतलब अगर सदस्य नहीं सही से जवाब देती हैं तो पढ़ी लिखी तो अच्छे से जवाब भी दे देंगी, क्योंकि अगर कॉपी में या पेज में लिखी हुई हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको से मिस माइंड इधर उधर हो भी सकता है, बताने का कुछ बता सकती हैं कुछ। तो यहाँ देखिए कि क्या है कि क्या बोला जा रहा है कि जो इस मैंने प्रश्न के बाद अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फैसिलिटेटर को क्या बताना चाहिए और उसकी बातों पर याद भी रखना और दोबारा खेल के माध्यम से फिर उनको पूछना चाहिए और फैसिलिटेटर के द्वारा और प्रश्न भी पूछना चाहिए।
अब है कि फैसिलिटेटर बाहर के उस सदस्य से ठीक वही प्रश्न करेंगे जो पूर्व में सदस्य के फैसिलिटेटर ने किया था। जो बाहर में मतलब साइड में हैं उनको से वही सवाल करेंगे जो फैसिलिटेटर को से पूर्व में किए थे। उसके बाद है कि प्रश्न में है कि सभी प्रतिभागी क्यों नहीं उत्तर दे पाए। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रतिभागी क्यों नहीं उत्तर दे पाए, क्योंकि यहाँ 10 से 12 मेंबर था और सभी में पैसा बांटा गया। अब बांटा गया तो फिर जो लिखे लेखा जोखा में है वो तो तुरंत फटाफट बता देंगे, और जो लेखा जोखा में नहीं है तो 1 का याद रखेंगे कि 10 का याद रखेंगे। इसके चक्कर में मतलब वो अधिकतर प्रतिभागी मतलब नहीं बता पाते हैं। जैसे बता भी पाते हैं तो 2-4 का बता पाते हैं, लेकिन 10 का नहीं बता पाते हैं। उसके बाद है कि 2 में है कि 2 बाहरी प्रतिभागी कैसे उत्तर दे सके। तो बाहरी प्रतिभागी उत्तर ऐसे ही दे सके कि मतलब वो कोई पेज में मतलब लिख लिए थे कि किसको कितना ऋण मिला, कौन वापस किया। फिर थर्ड में है कि किताबों का लेखा जोखा नहीं करने से क्या होगा। अगर लेखा जोखा नहीं करेंगे तो आय व्यय का क्या होगा कि कोई अता पता नहीं चलेगा। उसके बाद है कि प्रतिभागी से उत्तर पाने के बाद फैसिलिटेटर को बुक कीपिंग के महत्व को निम्न बिंदुओं पर विस्तार से समझाना चाहिए। अब क्या है कि एक में है समूह की बैठक में हुई चर्चा को लिखने में से भविष्य में उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि समूह की बैठक में क्या चर्चा हुआ तो वो अगर एजेंडा में लिखा जाता है तो वो भविष्य में उसका मूल्यांकन करने में किसी भी तरह का परेशानी से बच सकते हैं। उसके बाद है कि समूह के सदस्यों के बीच लेन देन की पूरी जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर लेखा जोखा होता है तो भविष्य में कभी भी ऑडिट होता है, चाहे कोई भी पदाधिकारी जाते हैं तो वो एजेंडा से लेखा जोखा से हर कुछ पता कर लेते हैं, पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद है कि समूह सदस्यों के बीच आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जैसे कि लेन देन सही चल रहा है और लेखा जोखा भी सही चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि सदस्य को आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर है कि ग्राम संगठन में इसमें पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि अगर जैसे है कि ग्राम स्वयं सहायता समूह अगर सही है तो ग्राम संगठन में भी पारदर्शिता सही से आएगी, क्योंकि ग्राम संगठन में जाने वाला हर राशि वो पहले स्वयं सहायता समूह के कार्यवाही रजिस्टर में मेंशन होता है, उसके बाद ही ग्राम संगठन में जाता है। फिर है कि यह भूतकाल के में किए गए कार्यों का आईना होता है। मतलब जो पूर्व में जो कार्य किया गया है उसका लेखा जोखा क्या होता है, आईना होता है। तो आईना मतलब समझिए कि आईना अगर रहेगा तो कहीं भी चमक सकता है। अगर आईना ही जैसे फूट जाएगा ये तो वो उसका क्या होगा, रौनक ही बेकार हो जाएगा। मतलब वो उसमें कोई कुछ नहीं देख सकता है, फूटा हुआ आईना को फेंक देते हैं। तो इसीलिए है कि अगर कोई भी चीज़ है उसका लेखा जोखा अगर रहता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद है कि लिखित दस्तावेज के आधार पर बैंक एवं अन्य संस्थाओं के सामंजस्य बना सकते हैं। अगर लेखा जोखा आपका सही है तो बैंक और अन्य संस्थाओं से भी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद है कि ऑडिट करवाने के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी है। मतलब ऑडिट अगर होगा तो उसके लिए लेखा जोखा सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। अब है 2 में है कि बुक के प्रकार। विधि में है कि दिमागी कसरत, लेक्चर, डिस्प्ले। और यहाँ है बुक के प्रकार में होगा दिमागी कसरत भी उपयोग करना है, उसके बाद लेक्चर और डिस्प्ले भी ज़रूरत है। अब है यहाँ फैसिलिटेटर के नीचे दिए प्रश्नों को करें। प्रश्न है कि ग्राम संगठन में कितनी तरह की किताबें होती है। तो ग्राम संगठन की कितनी तरह की किताबें होती है हम आपको बता रहे हैं। प्रतिभागियों से उत्तर आने के बाद फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। अब यहाँ है कि 1 में है कि कार्य पुस्तिका यानी मिनट्स बुक। तो मिनट्स बुक में होता है, मिनट्स क्या है वो देखिए। इस किताब को किताब की माँ यानी मदर बुक भी कहते हैं। मिनट्स बुक को इस
में बैठक में होने वाली सभी चर्चा, नियम, समस्या का समाधान, सदस्यों की हाजिरी, गैर हाजिरी, सदस्यों के बीच आंतरिक लेन-देन की प्रक्रिया इत्यादि बातों का विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। इस किताब में सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जैसे कि इस जो कार्य पुस्तिका है मिनट्स बुक, इसमें टोटली लेन देन से लेकर उसका नियम कानून, नियमावली, समय और समाज जो समस्या आता है, समस्या को समाधान और समस्या सदस्यों की हाजिरी और गैर हाजिरी, मतलब कौन उपस्थित हुए, कौन उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद है कि आंतरिक जो भी लेन देन हुआ वो विस्तार पूर्वक लिखा रहता है और उपस्थित जो भी सदस्य हैं उनका भी हस्ताक्षर रहता है। उसके बाद है कि सेकंड में है ऋण पुस्तिका यानी लोन बुक। अब लोन बुक क्या होता है? इस किताब में सदस्य समूह एवं ग्राम संगठन के बीच ऋण लेन देन का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, जिसमें यह पता चलता है कि किस समूह से कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना बाकी है। साथ ही साथ ब्याज की भी राशि की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि लोन पुस्तिका का ज़रूरत है कि इस किताब में जितने भी सदस्य हैं और ग्राम संगठन के बीच उनको क्या ऋण लेन देन मतलब हुआ वो विस्तार पूर्वक वर्णन रहता है और जिसमें यह पता चलता है कि कौन समूह को कितना राशि प्राप्त हुआ और कितना राशि बचा हुआ है, कितना ब्याज भुगतान हुआ और कितना ब्याज भुगतान होना बाकी है। उसके बाद है ग में है कि स्वयं सहायता समूह का व्यक्तिगत पासबुक। उसके बाद इसका क्या है कि प्रत्येक समूह स्वयं सहायता समूह का निजी पासबुक होता है, जिसमें ग्राम संगठन से प्राप्ति एवं भुगतान तथा ऋण राशि का ब्यौरा होता है। इस पासबुक में समूह एवं ग्राम संगठन के बीच बने नियम, शर्त, भूमिका एवं जिम्मेदारियों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। जो स्वयं सहायता समूह का जो व्यक्तिगत यानी मेंबर पासबुक होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो सदस्य है उनका निजी पासबुक होता है और इसमें ग्राम संगठन का प्राप्ति, भुगतान और ऋण का राशि का ब्यौरा रहता है। लोन का होता है, ग्राम संगठन का पासबुक का है, मतलब स्वयं सहायता समूह का। तो ग्राम संगठन में मतलब उनके द्वारा क्या लेन देन है वो पूरा तरह से अच्छी तरह से पारदर्शिता में रहता है। उसके बाद है घ में है रोकर बही, कैश बुक। इस किताब में रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित सभी बातों का वर्णन तिथिवार लिखा जाता है। इससे पूरे पैसों की प्राप्ति, भुगतान एवं शेष बची राशि की जानकारी मिलती है और बैंक बैलेंस का भी पता चलता है। रोकर बही प्राप्ति रसीद एवं वाउचर के आधार पर लिखी जाती है। रोकर बही जो होता है, रोकर बही में A to Z पैसा कहाँ लेन देन गया, कहाँ बैंक से कटा, कितना राशि किस फंड में गया, किस फंड का आया, कौन वापस हुआ, कौन गया, कितना भुगतान हुआ, कितना जमा हुआ, वो टोटली रोकर बही के माध्यम से पता चल जाता है। उसमें संपूर्ण तरह का लेन देन का पैसा का हिसाब तिथिवार लिखा जाता है। उसके बाद है अंगा में है जनरल लेजर। यह किताब रोकर बही के आधार पर लिखी जाती है, जिसमें मदवार लिखा जाता है, होता है सामान्य पुस्तिका। तो ये जो होता है यह कि रोकर बही में जैसे कि समझिए कि अंश पूंजी का अगर कॉलम बना हुआ है तो उसमें क्या होगा कि तिथिवार मतलब अंश पूंजी का ही मतलब मदवार लिखा गया। जैसे अंश पूंजी का है तो उस जनरल पुस्तिका में क्या काम करेंगे कि 5 पेज अगर रहेगा सामान्य लोन का या 5 पेज अंश पूंजी का रहेगा तो उसमें 5 पेज में जो भी पिछले मतलब अभी तक चल रहा है लेन देन और अंश पूंजी अगर है तो अंश पूंजी का जितना भी तरह का है उसमें मदवार मतलब तिथिवार उसमें ही हिसाब किताब लिखा जाएगा। जितना भी तरह का जो रोकर बही में मतलब कॉलम आता है वो कॉलम का पूरा तिथिवार उसमें जनरल पुस्तिका में पता चलता है।
उसके बाद है च में है कि प्राप्ति रसीद यानी रिसिप्ट। यदि ग्राम संगठन में कभी जब भी किसी प्रकार का पैसा प्राप्त होता है तो उसके लिए प्राप्ति रसीद दी जाती है, जिस पर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है और कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर मान्य होता है। साथ ही इस ग्राम संगठन का मुहर लगाना भी जरूरी होता है। तो देखिए, जो प्राप्ति रसीद है तो उसमें क्या है कि जब भी किसी प्रकार का पैसा अगर प्राप्त होता है तो उस प्राप्ति रसीद दी जाती है, जिस पर कोषाध्यक्ष का भी हस्ताक्षर अनिवार्य है। अगर कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो अध्यक्ष या सचिव का भी हस्ताक्षर मान्य होता है। साथ में ग्राम संगठन का मुहर भी लगाना जरूरी होता है। तो चलिए हम इतना ही पर वीडियो को क्लोज करते हैं। एक बार आपको शुरू से अंत तक बता देते हैं। तो आप सभी शुरू से अंत तक देख लीजिए और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी से एकदम रिक्वेस्ट है कि किसी भी फ्रेंड्स को जब भी सपोर्ट देना है तो पूरा दिल से दीजिए, क्योंकि अगर 9:30 में प्रीमियर स्टार्ट होता है तो 9:30 में आने का कोशिश कीजिए, क्योंकि होता है कि 10 मिनट अगर 15 मिनट का वीडियो है और 15 मिनट में 10 मिनट मतलब ख़त्म हो चुका है और 5 मिनट आने के बाद मतलब वाचिंग होता है, तो वीडियो का क्या होता है कि आधा अधूरा वाचिंग होने से इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। तो वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि सपोर्ट अच्छे से लीजिए, अच्छे से दीजिए, क्योंकि किसी का वीडियो ख़राब करना अच्छा बात नहीं है। जब भी किसी में जाइए तो 2 मिनट पहले चल जाइए। अगर होता है कभी किसी भी काम में उलझ जाते हैं, इमरजेंसी वगैरह होता है, तो चलिए 5-10 मिनट बाद आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक नियम नहीं बनाना चाहिए कि मैंने पर डे मतलब 10 मिनट बाद ही जाए, क्योंकि वैसे में होता है कि वीडियो किसी का ख़राब हो जाता है। तो आप लोग जैसा समझे, मेरे ख्याल से है कि किसी का वीडियो ख़राब नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।